केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेटल्स और उनकी प्रॉपर्टी, यानी कि धातुएं। धातुओं के बारे में स्पेशल आप कहोगे मैडम ये क्यों पढ़ा रहे हैं, सिलेबस में दिया नहीं है, लेकिन जो धातुएं हैं धातुओं से क्वेश्चन आते हैं। देखो सिलेबस अगर आपको दिया है तो सिलेबस में जैसा आपको लिखा हुआ है कि ऐसा है ये वाले चैप्टर्स आपको पढ़ने, तो वो तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है। लेकिन जब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, तो बिल्कुल सिलेबस से ही नहीं पूछे जाते हैं, वो टेंटेटिव सिलेबस है। मतलब वो बिल्कुल ऐसा नहीं कि जैसा सिलेबस आपका दिया हो वैसे कि वैसे ही उसी से ही आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, वो तो पूछेंगे, लेकिन आजकल पैटर्न चेंज हो रहा है, पूछने का तरीका चेंज हो रहा है, सब कुछ पूछा जा रहा है, तो मेटल से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, ठीक है। इसीलिए हम मेटल वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं जो आपके सिलेबस में नहीं दिया है। तो चलिए फटाफट जुड़ जाइए। तो आज का जो टॉपिक है मेटल एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले पीरियोडिक टेबल में आपको पता ही होगा मेटल्स कहाँ पर है, धातुएं कहाँ पर पाई जाती है। तो धातुओं का मतलब ये मत समझ लेना कि सिर्फ यहीं पर धातुएं मिलती हैं। ये पूरा जो आप पूरा रेड मार्क देख रहे हो ये सभी क्या हैं, धातुएं हैं। हाँ ये बात अलग है कि अलग अलग टाइप की जो है मेटल्स होती हैं। यहाँ पर जो मिलेगी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की मेटल्स को हम क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में कौन सी धातुएं पाई जाती है, सभी को पता है कौन सी धातुएं मिलती हैं। धातुएं अलग अलग जगह पे मिलती है। पूरी पीरियोडिक टेबल में मेटल्स कहाँ कहाँ पर मिलती है, तो ग्रुप 1 में मिलेगी, है ना। एस ब्लॉक में हम देख चुके हैं मेटल्स मिलती हैं, धातुएं मिलती हैं। कौन कौन सी धातुएं मिलती हैं यहाँ पर, क्षारीय धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं, ठीक है। अल्केली मेटल्स एंड अल्केलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। यहां पर भी मेटल है, डी ब्लॉक में भी मेटल है, एफ ब्लॉक में भी मेटल है। धातुएं सब जगह हैं पी ब्लॉक को छोड़ के, ठीक है। तो एस ब्लॉक में 2 धातुएं हम पढ़ते हैं, क्षारीय धातुएं और क्षारीय मृदा धातुएं। अभी नहीं, क्षारीय धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं क्यों कहते हैं, वाई दे आर नोन एज अल्कैली एंड अल्कैली अर्थ मेटल। अल्कैली इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके ऑक्साइड है ना, जब पानी में घोले जाते हैं तो क्षार बनाते हैं, मतलब ये क्षारीय प्रकृति की होती है, इसलिए इनको अल्कैली मेटल्स कहा जाता है, क्षारीय धातुएं कहा जाता है। और ये इनके जो कंपाउंड है, मतलब ये कहाँ पर ज्यादातर पाई जाती है, भूपर्पट्टी में, अर्थ में पाई जाती है, किसी ना किसी मिनरल के फॉर्म में पाई जाती है, ठीक है, खनिज के फॉर्म में मिलती है। इसलिए क्षार तो बनाती है, साथ ही खनिज के फॉर्म में मिलती है धरती के अंदर, पृथ्वी में, इसलिए अल्केलाइन अर्थ मेटल्स इनको कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एस ब्लॉक में हम 2 तरह की धातुएं पढ़ते हैं, अल्केली मेटल और अल्केली अर्थ मेटल, क्षारीय धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं। उसके बाद डी ब्लॉक में भी मेटल हम पढ़ते हैं, डी ब्लॉक में भी धातुएं हमने पढ़ी थी। कौन कौन सी धातुएं, उसे हम ट्रांजिशन मेटल्स के नाम से जानते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स के नाम से जानते हैं, यानी कि संक्रमण धातुओं के नाम से इन्हें जाना जाता है। इसी में ही सिक्का धातुएं, कॉइन मेटल मिलती है आपको, ठीक है, ये डी ब्लॉक में। और एफ ब्लॉक में भी मेटल्स होती हैं, एफ ब्लॉक में भी मैक्सिमम मेटल्स ही मिलती हैं, जिन्हें इनर ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन मेटल्स भी इन्हें कहा जाता है। आंतरिक संक्रमण धातुएं इन्हें कहा जाता है, ठीक है। तो इतनी जगह पर पूरी पीरियोडिक टेबल में आपको धातुएं मिलेंगी। आंतरिक संक्रमण तत्व, ये सब मेटल है। ये क्या होती है, बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव होती है, रेडियो एक्टिव मेटल्स होती है, बहुत ज्यादा सक्रिय रेडियो एक्टिव, ठीक है, रेडियो एक्टिव मेटल होती है, धातु होती है, ठीक है। तो इस पूरी पीरियोडिक टेबल में आपको एस ब्लॉक में, डी ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में धातुएं मिलेंगी। ये एस ब्लॉक की ग्रुप 1 वाली को अल्कैली मेटल, ग्रुप 2 वाली को अल्कैली अर्थ मेटल, क्षारीय मृदा धातुएं, ये पूरी संक्रमण धातुएं, और नीचे वाली इनर ट्रांजिशन मेटल्स या एलिमेंट्स आंतरिक संक्रमण धातुएं हम कहते हैं, ठीक है। तो ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, पीरियोडिक टेबल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हमें जाना है, आज क्या पढ़ना है, हमें धातुओं के गुण क्या होते हैं, धातुओं की प्रॉपर्टीज क्या होती है, ठीक है।
ये हमें आज की क्लास में पढ़ना है। ठीक है, कल की क्लास में हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट यानी कि विद्युत धनात्मक जो है तत्व, इन्हें धातुओं को ही कहते हैं। क्यों? इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या होता है? विद्युत धनात्मक तत्व का क्या मतलब होता है कि ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन दे देती है, इलेक्ट्रॉन दे देती है, इसलिए इनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहा जाता है। और मैंने आपको कल ही बताया था कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन सा है? सीजियम है, द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्टेबल एलिमेंट। स्टेबल है, स्थायी तत्व है ये, ठीक है। और फ्रांसियम सबसे नीचे आता है, ये होना चाहिए, लेकिन हमने कल ही डिस्कस कर लिया था कि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो है लेकिन ये क्या है? स्टेबल नहीं है, हाईली रेडियो एक्टिव है। ठीक है, मतलब बिल्कुल फ्री मिलता ही नहीं है, रेडियो एक्टिव हो जाता है, डीके हो जाता है, इसका ये खत्म हो जाता है। इसलिए सबसे ज्यादा अगर आपसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पूछे तो सीजियम है। ठीक है, ये हम कल डिस्कस कर चुके। चलिए, मेन हमारा जो आज का टॉपिक है वो है धातुओं के गुण। धातुओं के दो गुण पढ़ेंगे हम, भौतिक और रासायनिक। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम मेटल की, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेटल से अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो यहाँ से पूछे जाएंगे। तो धातुओं के भौतिक गुण, भौतिक गुण मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनका वजन, उनका घनत्व, उनकी अवस्था, वो दिखने में कैसी होती है, ये सब भौतिक गुण में आते हैं। और वो अभिक्रिया किससे करती है, वो सब रासायनिक गुण में आते हैं। ठीक है, तो धातुओं की भौतिक गुण हम देख लेते हैं। सबसे पहले फिजिकल स्टेट यानी कि भौतिक अवस्था की बात करते हैं। जो मेटल्स हैं, मैक्सिमम धातुएं आपको किस अवस्था में मिलती हैं? ध्यान रखिएगा, सॉलिड होती है एट रूम टेम्परेचर, मतलब नॉर्मल जो टेम्परेचर है उस पर ये ठोस अवस्था में पाई जाती है। कमरे के तापमान पर बिल्कुल सॉलिड स्टेट में ये मिलती हैं। ठीक है, अब ध्यान रखना, एक्सेप्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन अपवाद से पूछे जाते हैं। अब हमने देखा कि जो मेटल्स होती है वो ठोस अवस्था में मिलती है, सॉलिड स्टेट में पाई जाती है, लेकिन अपवाद क्या है? मर्क्यूरी और गैलियम। अब कल प्रशांत ने, आई थिंक प्रशांत अगर क्लास में होगा तो उसने आंसर दिया था कि मैडम गैलियम भी होती है जो लिक्विड अवस्था में पाई जाने वाली धातु होती है, लेकिन ये अपना क्या है? स्टेट चेंज कर देती है, इसलिए मर्क्यूरी को ही हम लिखते हैं। वैसे दोनों करेक्ट आंसर हैं। जो पारा है, क्वेश्चन पूछा जाता है आपकी एग्जाम में कि कौन सी ऐसी धातु है जो सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में लिक्विड स्टेट में मिलती है। वैसे तो सॉलिड होंगी, ठोस होंगी, लेकिन ये एक्सेप्शन ध्यान रख लो, मर्क्यूरी यानी कि पारा, Hg है ना, इसका सिंबल है। कहाँ यूज करते हैं इसको? थर्मोमीटर में यूज किया जाता है मर्क्यूरी को। ठीक है, ये लिक्विड स्टेट में पाई जाने वाली धातु है। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातुओं के नाम अगर पूछे तो पारा और गैलियम की अगर मैं बात करूं तो अगर तापमान कम कर दोगे, लो टेम्परेचर जैसे ही कम कर दोगे, नॉर्मल से कम टेम्परेचर कर दोगे आप, तो गैलियम सॉलिड हो जाएगी और अदरवाइज ये लिक्विड रहती है रूम टेम्परेचर पर। बाकी जो आपका मर्क्यूरी है वो लिक्विड स्टेट में। तो दो धातुओं के नाम आप याद रख सकते हो, लेकिन गैलियम में कंडीशन याद रखना कि जो तापमान है, टेम्परेचर अगर आप डाउन कर दोगे, आप कम कर दोगे, तो क्या होगा? ये सॉलिड हो जाएगी। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं धातुओं से। भौतिक अवस्था कैसी होती है धातुओं की? ठोस होती है। अपवाद क्या है? पारा और गैलियम, ये लिक्विड में मिलती है, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। चलिए, अब हम लश्कर की बात कर लेते हैं। चमकदार, चमक पाई जाती है धातुओं में। धातु आप देखोगे, कॉपर देखोगे, सिल्वर देखोगे, गोल्ड देखोगे, शाइन होती है, इनमें चमक होती है। क्या रहती है? चमक होती है। तो दे हैव शाइनी अपीयरेंस, इनका स्वरूप चमकदार होता है, शीशे को छोड़कर। अब इसमें अपवाद क्या है? शीशा जो है, लेड जो है, उसमें शाइन नहीं पाई जाती है। समझ में आ गई ये दो गुण? तो ये गुण ही आज हमें पढ़ना है पीरियोडिक मेटल में, धातुओं में। ठीक है, और केमिस्ट्री भी इतनी इंपॉर्टेंट है जितनी आपकी बायोलॉजी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री से भी आपके बनते हैं। ठीक है, याद हो गया? इसमें याद रखने वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको मैं मार्क कर देती हूँ, कभी समझ में ना आए, ये मर्क्यूरी और गैलियम जो है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको याद रखना है कि पारा और गैलियम जो है तरल अवस्था में पाए जाते हैं।
यहीं से क्वेश्चन बनता है कि कौन सी धातु है जो तरल अवस्था में पाई जाती है। तो मनोज, थर्ड अटेम्प्ट रहेगा ना एन का, तो मेहनत करो, है ना, मेहनत करो। और धातुओं में एक और गुण पाया जाता है कि इनमें चमक पाई जाती है, शाइन पाई जाती है, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है? सीसा, जो लेड है जिसे हम पीबी से डिनोट करते हैं, पीबी, ये इसमें चमक नहीं पाई जाती। बाकी मैक्सिमम जो मेटल्स है इनमें शाइन होती है, चमक होती है, जिसे हम चमकदार या लशरस बोलते हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। हार्डनेस की बात अगर मैं करूं, क्वेश्चन यहां से भी बने हुए हैं एग्जाम में, ठीक है। हार्डनेस यानी कि कठोरता की बात करूं, चले हार्डनेस की बात कर लेते हैं हम, यानी कि कठोरता। अब मेटल्स क्या होती है? हार्ड होती है, कठोर होती है, ठीक है। धातुओं का गुण है कि इनमें कठोरता का गुण पाया जाता है, ये हार्ड होती है, दे आर हार्ड इन नेचर। इसका मतलब क्या है कि इनको हम आसानी से काट नहीं सकते, है ना, ऐसे तोड़ नहीं सकते, काट नहीं सकते। लेकिन अब यहां पर एक्सेप्शन क्या है? अब मर्क्यूरी, मर्क्यूरी तो अपवाद हो गई। पारा, पारा तरल अवस्था में पाया जा सकता है, तो वो तो हार्ड है नहीं। गैलियम भी तरल अवस्था में पाई जाती है, वो भी कठोर नहीं है, हार्ड नहीं है। सोडियम और पोटेशियम, ये चार एक्सेप्शन है हार्डनेस में। सोडियम को तो आप चाकू से भी काट सकते हो, इतनी सॉफ्ट मेटल है ये। तो धातुओं का तीसरा गुण क्या है? कठोरता। ये कठोर होती है, लेकिन सोडियम, पोटेशियम, गैलियम, मर्क्यूरी यानी कि पारा, इनको छोड़ के सभी धातुएं ज्यादातर कठोर होती हैं, हार्ड होती हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से क्या बनेगा? हाँ बिल्कुल, ब्रोमीन जो है नॉन मेटल लिक्विड में पाई जाती है, हम कल ही देख चुके हैं। हार्डेस्ट मेटल की अगर मैं बात करूं, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे कठोर धातु कौन सी है। ध्यान रखना, कठोर धातु की पूछे, सबसे कठोरतम धातु कौन सी है, तो क्रोमियम लिखना है। हार्डेस्ट मेटल क्रोमियम, ठीक है। और किसकी बात करूं? स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल की बात करूं, यानी कि सबसे मजबूत धातु, मजबूती, ठीक है। मजबूती में अगर मैं बात करूं तो क्या होगी? टंगस्टन होगी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है और यहाँ पर कंफ्यूज भी हो जाता है कि क्रोमियम को लिखे हैं मैडम कि टंगस्टन को लिखे। तो हार्डेस्ट पूछे तो क्रोमियम पे टिक कर देना, और अगर आपसे स्ट्रॉन्गेस्ट पूछे तो किसको बोलोगे? टंगस्टन को बोलोगे, ठीक है। तो ये कठोरता से जुड़े हुए आपके यहाँ पर 3 क्वेश्चन बनेंगे। एक एक्सेप्शन पूछा जा सकता है, वो कम पूछा जाता है, ये ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम्पल कि सबसे कठोर धातु बताओ, हार्डेस्ट मेटल बताओ, स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल बताओ, मजबूत धातु बताओ, ठीक है। अब इनमें मैलिएबिलिटी का गुण पाया जाता है। कौन सी प्रॉपर्टी होती है? मैलिएबिलिटी, यानी कि आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। धातुओं को हम ठोक ठोक कर पतली चादर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपने एल्यूमिनियम की फॉइल देखी होगी, गोल्ड फॉइल, सिल्वर फॉइल, तो इनको पीट पीट कर हम बिल्कुल पतली, थिन लेयर 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं। थिन पेपर की तरह इनको कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है मेटल की, ये जो गुण होता है जिन्हें पतली चादरों में बदला जा सकता है, इसे हम कहते हैं क्या? मैलिएबिलिटी। जब इन्हें हैमर्ड किया जाता है, ठोका जाता है, तो ये पतली शीट में कन्वर्ट हो जाती है विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे हुए पतली पतली चादर में बदल जाती है। इस गुण को हम आघात वर्धनीयता का गुण कहते हैं। तो क्वेश्चन आपका एग्जाम में ये बनेगा, क्या बनेगा कि सबसे ज्यादा मेलिएबल मेटल का नाम बताओ। नेम मेटल विच इज मोर मेलिएबल, है ना, जो सबसे ज्यादा जिसमें आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, उस धातु का नाम बताओ। तो क्या लिखते हो? क्या लिखते हो? गोल्ड लिखोगे। गोल्ड में सबसे ज्यादा आघात वर्धनीयता का, मैलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद सिल्वर का नंबर आता है, तीसरे नंबर पर एल्यूमिनियम और चौथे नंबर पर कॉपर का नंबर आता है। ये सीक्वेंस जरूर याद करना, यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। इनको कॉपी में अगर नोट्स बना रहे हो तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना किसी दूसरे कलर के पेन से, ठीक है। ये वाले
तो सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय मेटल धातु कौन सी है? सोना, उसके बाद चांदी, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद कॉपर का नंबर आता है। ठीक है, तांबे का नंबर आखिरी में आता है। एल्यूमिनियम फॉइल भी बनाते हैं हम। सिल्वर कितनी पतली होती है, मिठाई के ऊपर परत चढ़ा दी जाती है जिसकी। गोल्ड, गोल्ड की परत भी चढ़ती है, लेयरिंग होती है। ठीक है, इसे कहते हैं आघात वर्धनीयता का गुण। अब कौन सी ऐसी धातु, ऐसे धातुओं में मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी तो होती है, आघात वर्धनीयता का गुण तो होता है, लेकिन कौन सी ऐसी धातु है जिनमें ये प्रॉपर्टी नहीं होती है, जिनको ठोकोगे तो चादर तो नहीं बनेगी, टूट जाएगी। तो एक्सेप्शन होगी आपका वही पारा, गैलियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम और जिंक। जिंक भी क्या है, टूट जाएगी, थिन नहीं होगी, पतली लेयर नहीं बनेगी। तो ये एक्सेप्शन भी आप लोगों को याद रखना है। देखो पारा, गैलियम, सोडियम और पोटेशियम 4 धातुएं तो ऐसी है जो एक्सेप्शन में आती ही आती है, अपवाद में आती है। यहाँ पर आपको जिंक याद रखना है। ठीक है, आ गई समझ में। सबसे हार्डेस्ट मेटल हो गई, आघात वर्धनीय धातु हो गई। अब डक्टिलिटी यानी कि तन्यता, आप मेटल को खींच के पतले पतले थिन वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, वायरिंग भी कर सकते हो, वायरिंग क्या, वायर बना सकते हो, है ना, पतले पतले तार में बदल सकते हो। ये जो गुण होता है धातुओं का, मेटल की, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी कहा जाता है, तन्यता इसे कहा जाता है। दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, मेटल के हम वायर बना सकते हैं। मेटल के इस गुण को डक्टिलिटी कहा जाता है, तन्यता का गुण कहा जाता है, तारों में बदलने का गुण। ठीक है, सबसे ज्यादा जो डक्टाइल मेटल है वो है सोना, गोल्ड। मैलिएबल एज वेल एज डक्टाइल मेटल इज गोल्ड। सबसे ज्यादा आघात वर्धनीयता का गुण और साथ ही साथ तन्यता का गुण किसमें होता है, गोल्ड में ही होता है। प्लेटिनियम जो है दूसरे नंबर पर आती है डक्टिलिटी में। वहां पर कौन सी थी दूसरे नंबर पर, सिल्वर थी। यहाँ पर प्लेटिनम आती है सर्वाधिक, क्या है, लचीली धातु है, तन्य धातुएं, तन्य धातुएं हैं। ठीक है, अपवाद वही जो आपका मेलेबिलिटी का, आघात वर्धनीयता का अपवाद था, जिंक, सोडियम, पारा, पोटेशियम, ये तन्य नहीं है, इनको तान नहीं सकते, इनसे वायर नहीं बन सकते। ठीक है, तो ये क्या है, अपवाद है। तन्यता समझ में आ गया। याद रखने की चीज आपकी यहाँ पर इंपॉर्टेंट यही है कि सबसे ज्यादा मैलिएबल डक्टेबल मेटल बताओ, सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय और तन्य धातु का नाम बताओ, सबसे कठोर धातु का नाम बताओ, सबसे स्ट्रॉन्ग धातु का नाम बताओ। इस तरह से क्वेश्चन आपके छोटे छोटे एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलो, अब कंडक्टर ऑफ हीट यानी उष्मा की चालक, धातुएं उष्मा की चालक होती है, अच्छी चालक होती है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी। धातुएं उष्मा और विद्युत की सबसे अच्छी चालक होती हैं, गुड कंडक्टर होती है, अच्छी चालक होती है। सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी है, हम हमेशा लिखते हैं सिल्वर। चांदी क्या है, उष्मा की सबसे अच्छी चालक मानी जाती है चांदी। ठीक है, और सीसा उष्मा की सबसे खराब चालक है लेड। अगर सबसे अच्छी पता है तो सबसे बुरी भी याद होना जरूरी है। तो चांदी सबसे अच्छी चालक है, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड लेड इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ये बेस्ट कंडक्टर है और ये बैड कंडक्टर है। कौन सी, दो धातुओं के नाम आपको याद रखना है, सिल्वर Ag एंड Pb। ये बेस्ट है और ये वर्स्ट है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आपके छोटे छोटे बनते हैं। चलो, अब इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लेते हैं। विद्युत की सुचालक होती है, बिल्कुल धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, बेस्ट गुड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की। लेकिन सिल्वर, अब यहाँ पर चांदी दोनों में नंबर 1 पर है, किसमें, उष्मा और विद्युत की चालकता में चांदी नंबर 1 पर है। हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी में सिल्वर का नाम जो है सबसे टॉप मोस्ट आता है, सबसे ऊपर आता है। तो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड टंगस्टन इज द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यहाँ पर टंगस्टन आ जाएगा। बेस्ट अगर सिल्वर है किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में, विद्युत धारा की चालन में, तो बुरी कौन होगी, टंगस्टन होगी, जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल है। टंगस्टन का जो सिंबल है W है, पूछा जाता है एग्जाम में। मैं वैसे करवा चुकी हूँ, पर ये छोटी छोटी चीजें कनेक्ट करके
याद करा करो, ठीक है। विद्युत की सुचालक है, हाँ बिल्कुल सुचालक होती है, और चांदी विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक है, और टंगस्टन सबसे बुरी चालक होती है किसकी, विद्युत की। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लो, धातुओं के जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं आमतौर पर क्या होते हैं, हाई होते हैं, उच्च होते हैं। धातुओं के गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन क्या है, पारा। पारा का जो गलनांक और क्वथनांक है ना कम होता है, ठीक है। तो ये सारे भौतिक गुण हो गए, क्या हो गई, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। अब डेंसिटी की बात कर लेते, घनत्व की बात कर लेते। धातुओं का घनत्व कैसा होता है, हाई डेंसिटी होती है, उच्च घनत्व होता है, ठीक है। डेंसिटी होती है, घनत्व होता है धातु में, लेकिन सबसे ज्यादा डेंस मेटल कौन सी है, ऐसी धातु का नाम बताओ जिसका घनत्व सब सर्वाधिक होता है, सबसे अधिक होता है। तो मैंने कल की क्लास में बताया था ऑस्मियम, है ना। अपवाद है सोडियम और पोटेशियम, इनका घनत्व बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है, ठीक है। मेटल में कौन सा गुण पाया जाता है, जब मेटल को हम किसी से पीटते हैं तो उनमें साउंड निकलता है, इसीलिए तो घंटियां बनाई जाती है ना। मेटल की बनती है ना घंटियां, बेल मंदिर में जो घंटी बजती है वो मेटल की बनती है। किस गुण के कारण वो बनी है, क्योंकि इनमें पाया जाता है सोनरस का गुण, यानी कि ध्वनि उत्पन्न करने का गुण पाया जाता है। जब इनको मारा जाए तो ये ध्वनि उत्पन्न करती है, साउंड प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो इनमें क्या गुण पाया जाता है, जैसे कि कॉपर हो गया, कॉपर की बेल बनाई जाती है ना, घंटियां बनाई जाती है, इसी गुण के कारण इनमें ध्वनि उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न करने वाली होती है। इसका मतलब ये है कि जब हम इन पर प्रहार करते हैं, मारते हैं, तो साउंड यानी बजने की आवाज निकलती है। आ गई बात समझ में, मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी सभी को समझ में आ गई। कौन कौन सी है एक बार रिकॉल कर लो, रिवाइज कर लो फटाफट से। धातु में ज्यादातर ठोस अवस्था में मिलेगी, अपवाद क्या है, अपवाद जरूर याद रखना, पारा गैलियम, ये लिक्विड में मिलते हैं। इसके बाद इनमें चमक होती है, लेड में चमक नहीं होती, अपवाद है। इसके अलावा हार्डनेस की बात करूं तो कठोर होती है धातुएं, लेकिन कौन सी हैं, मर्क्यूरी गैलियम सोडियम पोटेशियम, ये कठोर नहीं होती है। आघात वर्धनीयता मेलिबिलिटी का गुण पाया जाता है, प्रॉपर्टी होती है। सबसे ज्यादा मेलिबल मेटल का नाम याद रखना, गोल्ड, उसके बाद सेकंड नंबर पे सिल्वर, तीसरे पे एल्यूमिनियम, चौथे पर क्या आएगा, कॉपर। इसके बाद इनमें डक्टिलिटी तन्यता का गुण पाया जाता है, सबसे ज्यादा तन्य धातु कौन सी है, सोना। उसके बाद प्लेटिनम का नंबर आता है, ठीक है। ऊष्मा और विद्युत की चालक होती है, सिल्वर ऊष्मा और विद्युत की सबसे अच्छी चालक है। मेटल का नाम पूछा जाए तो सिल्वर। और अब बैड की बात करें, हीट की अगर बुरी कंडक्टर है, बुरी चालक है, तो उसमें नाम किसका आता है, लेड का आता है, पीबी का। और इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इसमें टंगस्टन का आता है। याद रखना मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इनके क्या होते हैं, हाई होते हैं, लेकिन मर्क्यूरी इसका अपवाद है, पारा। इनमें हाई डेंसिटी होती है, ऑस्मियम सबसे ज्यादा भारी, इसको भारी तत्व बोलते हैं, सबसे ज्यादा भारी तत्व है। भारी क्यों, भारी वही होगा जिसका घनत्व होगा, है ना, सबसे भारी तत्व है ऑस्मियम। क्यों, क्योंकि इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, इसका घनत्व ज्यादा होता है। मेटल में ध्वनि उत्पन्न करने का गुण होता है, ठीक है। ये तो सभी को याद हो जाएंगी, याद कर लेना। एक्सेप्शनों को, अपवादों को कॉपी में साइड से लिख लेना, ये रिवीजन के काम में आती है। चलिए अब रासायनिक गुण की बात कर लेते हैं हम। रासायनिक गुण यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, किसके साथ अभिक्रिया करेगी तो क्या बनाएगी, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ये कंफ्यूज कर देता है, और ये थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, इसको ध्यान से पढ़ना है हमें। देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, अगर धातुओं की हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करें तो क्या बनेगा, क्या प्रोडक्ट क्रिएट होगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया धातुओं की हम करवा रहे हैं। धातुएं ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाती हैं, धातु ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड बनाती है, मेटेलिक ऑक्साइड बनाती है, ठीक है। चलो अब इसकी मैं एक रिएक्शन आप लोगों को लिख दूं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। मान लो मैंने धातु ली, मैग्नीशियम ली, ठीक है, मैग्नीशियम, ये एग्जाम्पल यहाँ पर लिख रही हूँ।
मान लो मैंने मैग्नीशियम ली, अब मैग्नीशियम की मैं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करूंगी तो क्या बनेगा, क्या बनेगा? तो आपको पता होना चाहिए कि जब धातुएं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है, इसे बर्निंग की प्रोसेस भी बोलते हैं। कौन सी अभिक्रिया? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, मतलब बर्निंग की रिएक्शन होती है, दहन अभिक्रिया है। तो जब ऑक्सीजन में धातुओं के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है? धात्विक ऑक्साइड, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगी, मेटल ऑक्साइड बनाती है। क्या उत्पाद बनेगा? मेटल ऑक्साइड। ठीक है, धात्विक ऑक्साइड बनाती है। और हम हर बार पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं। ये क्या होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। इनके जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं, मतलब जब धातु में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगी तो जो ऑक्साइड बनाएगी उनकी प्रकृति कैसी होती है, उनका नेचर कैसा होता है, मतलब उनको जब पानी में घोलेंगे तो वो क्या बनाएंगे? क्षार बनाएंगे, मतलब क्षारीय नेचर होता है। बेसिक नेचर के ऑक्साइड बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड, यानी कि क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें। क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं, क्षारीय होते हैं, दोनों होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो जनरली नॉर्मली मैक्सिमम धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जो ऑक्साइड बनाएगी वो क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं, बेसिक होते हैं। क्यों? क्योंकि जब इन ऑक्साइडों को हम पानी के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, मतलब पानी में घोल देते हैं, तो ये क्या बनाते हैं? क्षार बनाते हैं। अब जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड कोई ले लो, मैग्नीशियम ऑक्साइड की जब तुम पानी के साथ अभिक्रिया करोगे तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, मतलब क्या बन रहा है? क्षार बन रहा है, बेस बनता है। ठीक है, आ गई बात समझ में? इसीलिए इनके जो ऑक्साइड होते हैं कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब हम पढ़ते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन क्या पूछते हैं। क्वेश्चन यही पूछते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये बनेगा यहाँ से कि धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है? ऑक्साइड बनाती है। मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगी, धातु ऑक्साइड बनाएगी, मेटल ऑक्साइड बनाएगी। एग्जाम्पल ये रहा। ठीक है, और इनके जो ऑक्साइड होते हैं, धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं, उनका नेचर कैसा होता है, उनकी प्रकृति कैसी होती है? तो कैसी होती है? बेसिक नेचर होता है, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ये पहली प्रॉपर्टी समझ में आ गई। चलो, ये तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हो गई। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये बताना चाहती हूँ कि देखो, सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाएगी। कुछ धातुएं बहुत फास्ट फास्ट रिएक्शन करती है, मतलब अगर उनको खुले में छोड़ भी दोगे तो आग लग जाएगी। जैसे कि सोडियम और पोटेशियम। पोटेशियम और सोडियम दो ऐसी धातुएं हैं जिनकी आप जैसे ही इनके ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन आपको कराने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट अगर आपने खुले में भी छोड़ दिया इनको, ठीक है, तो ये फटाक से ऑक्साइड बना लेगी, सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड। ठीक है, आई बात समझ में? इसीलिए इसीलिए कहते हैं कि सोडियम को किस में रखा जाता है? सोडियम और पोटेशियम को कैरोसिन में रखते हैं। क्यों? खुले में छोड़ दोगे आग लग जाएगी। इनके जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया जब ये करते हैं ना तो बहुत ज्यादा तेजी से करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल होती है, बहुत ज्यादा क्रियाशील धातुएं होती हैं। ठीक है, इसीलिए पोटेशियम सोडियम को हम कहाँ रखते हैं? केप्ट इन केरोसिन। केरोसिन। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम को किस में रखा जाता है? घासलेट या केरोसिन। पोटेशियम को किस में रखते हैं? केरोसिन या घासलेट बोल सकते हो, केरोसिन में रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये दो धातुएं ऐसी है जो बहुत ज्यादा विग्रेसली, यानी कि बहुत ज्यादा तेजी से रिएक्शन करती है। ठीक है, ये दो ऑक्सीजन के साथ इनकी रिएक्शन क्या है? बहुत तेज होती है, बहुत तेजी से अभिक्रिया करती है।
ठीक है, ये बात समझ में आ गई सभी को। अब कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, ये रिएक्टिविटी सीरीज जरूर याद कर लेना, अभी लास्ट में याद भी करा दूंगी ट्रिक से। ये थोड़ी सी आराम से रिएक्शन करती है, मतलब ये बहुत ज्यादा फास्ट करेगी, ये भी फास्ट करती है लेकिन इतनी भी फास्ट नहीं कि खुले में छोड़ दो तो आग लग जाए। ये भी रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाती हैं। इसके अलावा लेड, कॉपर और मर्क्यूरी, ये धातुएं ऐसी हैं जो धीरे धीरे रिएक्शन करती है ऑक्सीजन के साथ, जल्दी जल्दी नहीं करती। और एग्जाम में क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सी धातु है जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। आपका सिल्वर, चांदी, सोना और प्लेटिनम, 3 धातुएं जो रिएक्शन नहीं करेगी। तो ये क्वेश्चन भी आपका बनेगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन बनेगा कि जो Au, Ag और प्लेटिनम, सोना, चांदी और प्लेटिनम, ये 3 धातुएं ऐसी हैं जो कि रिएक्शन नहीं करती ऑक्सीजन के साथ। जब इनकी रिएक्शन आप ऑक्सीजन के साथ कराने जाओगे तो आउटपुट क्या मिलेगा? आउटपुट कुछ नहीं मिलेगा, नो रिएक्शन, है ना, नो रिएक्शन, ऐसा लिख लो, नो रिएक्शन। इसीलिए तो इनको नोबल मेटल बोलते हैं। कोई अभिक्रिया नहीं करती है, कोई अभिक्रिया नहीं। ये सबसे आखिरी में मिलेंगी। ये सोना, चांदी और प्लेटिनम है ना, रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे लास्ट में मिलती है। तीनों बहुत कम, ना तो ये पानी से अभिक्रिया करती है, ना ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती, ना ही एसिडों के साथ अभिक्रिया करती, किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करती। इसलिए इन तीनों धातुओं को हम क्या कहते हैं? नोबल मेटल, निष्क्रिय धातुएं कहते हैं, क्योंकि ये किसी से अभिक्रिया नहीं करती। इन्हें नोबल मेटल के नाम से जाना जाता है, नोबल मेटल्स, यानी कि निष्क्रिय धातुएं, नहीं करती है आसानी से अभिक्रिया, करती नहीं है पहली बात तो। ठीक है, तो क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से आपके ये क्वेश्चन बनेंगे। एक तो यही कि सोडियम और पोटेशियम को किसमें रखा जाता है? केरोसिन में रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ बहुत ज्यादा तेजी से रिएक्शन करेगी। खुले में छोड़ देंगे, ऑक्सीजन ही तो है, हम सांस ले रहे हैं, वायुमंडल में ऑक्सीजन है, बहुत ज्यादा तेजी से जल जाएगी ये, इसलिए इनको केरोसिन में रखा जाता है। इसके अलावा ये थोड़ी सी, ये भी फास्ट करती है लेकिन इतनी फास्ट भी नहीं कि खुले में छोड़ दो आग लग जाए, ऐसी रिएक्शन नहीं करेंगी। इसके अलावा लेड, कॉपर और मर्क्यूरी रिएक्शन तो करती है लेकिन बहुत धीरे धीरे। कॉपर को आपने देखा होगा बहुत धीरे धीरे करके ग्रीनिश लेयर बनाता है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके, एकदम से नहीं कि छोड़ दिया और हरा हो गया कॉपर। 2-3 दिन लगते हैं उसको अपना कलर चेंज करने में, तो ये बहुत धीरे धीरे करती। और सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम ऐसी धातुएं जो अभिक्रिया नहीं करती हैं। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कौन सी धातु है जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करेगी? सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। ये समझ में आ गया, ये वाला गुण सभी को समझ में आ गया, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। चलिए अब एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका पूछा जाता है यही ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके। मैंने क्या बोला आपको? मैंने ये आपको ये बोला कि जो धातुएं हैं यानी कि मेटल हैं, अगर उनकी हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ये क्या बनाती हैं? मेटेलिक ऑक्साइड बनाती हैं, धात्विक ऑक्साइड बनाती हैं, जिनका नेचर होता है बेसिक, जो क्षारीय प्रकृति की होती है। ठीक है, यहाँ तक सभी को याद आ गया समझ में? धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगी तो धात्विक ऑक्साइड बनाएगी। इसमें किसी को दिक्कत हो तो पूछ लेना, अदरवाइज समझ में नहीं आती है चीजें। ये क्षारीय प्रकृति के ऑक्साइड बनाती हैं, ये तो हम देख चुके हैं। ठीक है, और ये भी देख चुके हैं कि कौन सी ऐसी मेटल से धातुएं जो रिएक्शन नहीं करती हैं, तो वो नीचे की 3 है वो नहीं करती है। बहुत फास्ट कौन सी करती है? तो ऊपर की 2, पोटेशियम और सोडियम, बहुत तेजी से करेंगी अभिक्रिया, इसलिए उनको केरोसिन में रखते हैं। अब यहाँ पर अपवाद, एक्सेप्शन की बात मैं करूं, यहाँ से क्वेश्चन बनता, एक्सेप्शन क्या मैडम? केमिस्ट्री तो एक्सेप्शन से भरी हुई है, अपवादों से भरी हुई है। अपवाद क्या है इसमें? क्या अपवाद है? अपवाद ये है कि मैंने बताया आपको, नॉर्मली धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं, धातु के ऑक्साइड होते हैं मैडम, क्षारीय होते हैं, बेसिक होते हैं, नेचर में, प्रकृति में क्षारीय प्रकृति के होते हैं। क्यों? पानी में घोलोगे तो क्षार बना देंगे इसलिए। लेकिन 2-3 धातुएं ऐसी है जो क्षारीय प्रकृति का नहीं बनाती। अब सबसे पहले मैं किसकी बात करूं? जिंक का ऑक्साइड,
है ना। जिंक का ऑक्साइड कैसे बनेगा, चलो इसकी रिएक्शन लिख लेते हैं पहले। जिंक की जब हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगे तो ऑब्वियसली जिंक ऑक्साइड ही बनेगा, है ना। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड ही बनेगा। लेकिन ये जो ऑक्साइड होता है ये क्षारीय प्रकृति का नहीं होता है, ये बेसिक नेचर का नहीं होता, ये एसिडिक होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। ये अम्लीय प्रकृति का क्या बनाती है, ऑक्साइड बनाती है, ये अपवाद है। इसके अलावा पीबी, लेड भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके लेड ऑक्साइड बनाएगी, PbO बनाएगी, ये भी बेसिक नहीं होता है, ये भी अपवाद है, ये भी अपवाद है। और तीसरा अपवाद आपको क्या याद रखना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एल्यूमिनियम। जब हम एल्यूमिनियम, देखो ये अभी हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो Al का मतलब एल्यूमिनियम में बार बार नहीं लिखूंगी, आपको पता होना चाहिए। Pb लिखा है तो लेड है, Zn लिखा है तो जिंक है, ये सबको पता होना चाहिए, इसकी आदत डाल लो। एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगे तो चलो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा। अब सूत्र बनाना भी मैं आपको सिखा चुकी हूँ, वैलेंसी से। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, मान लो मैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला भूल गई, मैंने आपको सूत्र बनाना, फॉर्मूले बनाना सिखाए हैं। इसकी वैलेंसी इसके नीचे, एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है, वो इसके नीचे चली जाएगी, ऑक्सीजन की इसके नीचे चली जाएगी। आ गया फॉर्मूला याद, तो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सबका यूज करो, पढ़ चुके हो उनका यूज करते जाओ, केमिस्ट्री में तभी मजा आते हैं पढ़ने में। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगी। एल्यूमिनियम ऑक्साइड नेचर में एम्फोटेरिक होता है, उभयधर्मी, मतलब ये अम्लीय गुण भी दिखाता है और क्षारीय गुण भी दिखाता है, दोनों तरह के गुण दिखाता है। प्रकृति में ये अम्लीय भी होता है, क्षारीय भी होता है, और जो दोनों गुण दिखाता है उसे हम उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं। तो ये क्या है, एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, जो एसिडिक भी होता है और बेसिक भी होता है, एंड बेसिक दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है, कभी तो अम्लीय दिखाएगा और कभी क्षारीय गुण दिखाएगा, तो उसको एम्फोटेरिक यानी कि उभयधर्मी हम कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी धातु का ऑक्साइड जो है उभयधर्मी होता है, एम्फोटेरिक होता है, तो एल्यूमिनियम धातु का होता है। एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो उभयधर्मी जो ऑक्साइड बनाती है, कौन सा वाला, Al2O3। इसका फॉर्मूला भी याद रखना है ना, फॉर्मूले से भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड इसको कहते हैं, ये उभयधर्मी होता है, ठीक है, ये एसिडिक होता है। तो ये 3 अपवाद थे किसके, जो मैंने आपको पहला गुण बताया कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाती, जो क्षारीय होते हैं, इसका अपवाद है और अपवाद से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आ गई बात समझ में सभी को, किसी को डाउट है इसमें, आगे बढ़े। चलिए दूसरा गुण पढ़ लेते हैं हम धातु का। अब पानी के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगी मैम, ऑक्सीजन का सभी को याद हो गया, ऑक्साइड बनाएगी। पानी के साथ, वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगी, तो रिएक्शन विथ वाटर, जल के साथ अभिक्रिया करके धातुएं क्या बनाती हैं, तो व्हेन मेटल रिएक्ट विथ वाटर, तो ये क्या बनाएगी, मेटल हाइड्रोक्साइड और मेटल ऑक्साइड बनाएगी। हाइड्रो ऑक्साइड कब बनाएगी और ऑक्साइड कब बनाएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाता, ठीक है। क्या बनाती है, जब धातु की हम पानी के साथ प्रतिक्रिया करते हैं तो धातु हाइड्रो ऑक्साइड भी बनाती है और ऑक्साइड भी बनाती है, दोनों चीजें बनाती है जब पानी के साथ अभिक्रिया कर। लेकिन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें ये हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगी और कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें ऑक्साइड बनाएगी। तो अगर धातुओं की आप ठंडे पानी या गर्म पानी, धातुओं की ठंडे पानी और गर्म पानी के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रो ऑक्साइड बनाती है, और भाप के साथ अभिक्रिया कराते हैं, स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं धातु की, तो क्या बनाती है, ऑक्साइड बनाती। चलो एक एग्जाम्पल आपको बता दूं, क्या बना रही है, धातु पानी के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगी, हाइड्रो ऑक्साइड भी बनाएगी और ऑक्साइड भी बनाएगी। एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पर मैं बता देती हूँ, उससे समझ में आ जाएगा। मान लो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की मैंने पानी के साथ अभिक्रिया करवा दी, मैग्नीशियम की पानी के साथ अभिक्रिया करा दी, और कौन सा पानी है, ठंडा या गर्म, ठंडा या गर्म, दोनों में से कोई सा भी पानी ले सकते हो।
कोल्ड वाटर और हॉट वाटर, दोनों में से कोई सा भी आप पानी यहाँ पर ले सकते हो। तो मैंने क्या कहा कि जब धातुओं की हम पानी यानी ठंडे पानी या फिर गर्म पानी के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, तो क्या बनता है, हाइड्रोक्साइड बनते हैं। अब हाइड्रोक्साइड बनेगा कैसे, हाइड्रोक्साइड क्या, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड मतलब OH जुड़ा हो जाएगा, है ना। हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला भूल जाओगे तो बना सकते हो ना, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 इसके नीचे लिख दी, OH की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है, क्योंकि इसके ऊपर माइनस लगा होता है और जो माइनस हो वही इसकी वैलेंसी संयोजकता होगी। तो इसकी संयोजकता इसके नीचे लिख दी, इसके नीचे लिख दी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर आ गया। आ गई बात समझ में। अब इसी मैग्नीशियम की अगर मैं स्टीम के साथ रिएक्शन करा दूं, यही मैग्नीशियम मान लो मैं ले लूं, नेक्स्ट पेज पे, इसी मैग्नीशियम की अगर मैं पानी के साथ ही अभिक्रिया, लेकिन पानी कौन सी फॉर्म में होगा, स्टीम यानी कि भाप की फॉर्म में होगा। अगर मैंने भाप के साथ स्टीम के साथ रिएक्शन करा दी तो हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएगी, क्या बनाएगी, ऑक्साइड बनाएगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, आ गई बात समझ में, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और हाइड्रोक्साइड कब बनाएगी, ठंडे पानी या गर्म पानी के साथ रिएक्शन करना है, ये फर्क पड़ जाता है, ये आपको याद रखना है। तो पानी के साथ अभिक्रिया करके 2 प्रोडक्ट बनते हैं मेटल के, धातुएं 2 उत्पाद बनाती है पानी के साथ अभिक्रिया करके, पहला हाइड्रोक्साइड भी बनाती हैं और ऑक्साइड भी बनाती हैं। तो हाइड्रोक्साइड कब बनाएगी, ठंडे और गर्म पानी के साथ अभिक्रिया करके, भाप के साथ या स्टीम के साथ रिएक्शन करके अभिक्रिया करके क्या बनाएगी, ऑक्साइड बनाएगी। तो ये याद करना है आपको, ये क्वेश्चन बनते हैं, कौन सी धातु किसके साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं। ठीक है, आ गया समझ में। ये एग्जाम्पल, ये हाइड्रोक्साइड का हो गया, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और इसीलिए मैंने लिखा है कि धातु हाइड्रोक्साइड भी बनाएगी और धातु के ऑक्साइड भी बनाएगी, और साथ ही साथ हाइड्रोजन भी निकालती है, ये भी याद रखना है। ठीक है, साथ ही साथ क्या निकालेगी, हाइड्रोजन गैस भी निकालती हैं। प्लस हाइड्रोजन गैस भी निकालेगी। तो क्वेश्चन आपका क्या बनेगा, क्वेश्चन यहाँ से बहुत घुमा घुमा के पूछते हैं कि जब धातुओं की पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या उत्पाद बनता है, क्या उत्पाद बनता है, क्या प्रोडक्ट बनता है, हाइड्रोक्साइड भी बनते हैं और ऑक्साइड भी बनते हैं, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस दोनों कंडीशन में निकलेगी, हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। बाय चांस आपसे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन सी गैस निकलेगी पानी के साथ अभिक्रिया कराएंगे जब धातुओं की, तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, ये पूरी रिएक्शन है आपकी। आ गई बात समझ में। इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ लो, डाउट रख के पढ़ोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। आगे बढ़ती हूं मैं, सभी धातुओं को अब एक साथ हम देख लेते हैं कि कौन कैसे अभिक्रिया करेगी। ठीक है, तो अब पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम 3 धातुएं ऐसी हैं जो ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया कर लेगी, है ना। ये जो 3 धातुएं हैं, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, ये कोल्ड वाटर के साथ ही अभिक्रिया करती हैं, मतलब ठंडे पानी के साथ ही कर लेती हैं। कोल्ड वाटर के साथ या नॉर्मल वाटर के साथ भी रिएक्शन कर लेगी और क्या बनाएगी, अब जब पानी नॉर्मल पानी के साथ अभिक्रिया करेंगी तो ये क्या बनाएगी, क्या बनाती है, जब हम ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया कराते हैं हाइड्रोक्साइड, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना लेगी और सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगी। ठीक है, इन तीनों की याद रखना। आप सारी मेटल को कंपेयर भी करना है हमें कि किसमें क्या हो रहा है। ये तो हमने पढ़ लिया कि पानी के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड बनाती है, लेकिन सारी मेटलों में से कौन सी ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया कर सकती है, कौन से गर्म पानी के साथ करेगी, कौन सी भाप के साथ करेगी और कौन सी ऐसी है जो पानी के साथ अभिक्रिया ही नहीं करेगी, ये भी पता होना चाहिए। तो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन ऐसी धातुएं हैं
जो ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती, या तो गर्म पानी के साथ अभिक्रिया करेगी या फिर किसके साथ, स्टीम के साथ। तो ये मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, ये 3 धातुएं ऐसी हैं जो स्टीम के साथ ही अभिक्रिया करती। ठंडे पानी के साथ इनकी कोई रिएक्शन नहीं होती, ये रिएक्शन नहीं दिखाती, इनको भाप चाहिए। और ये क्या बनाएगी, ऑक्साइड बना लेगी। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगी, जिंक ऑक्साइड बनाएगी, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगी, और आयरन ऑक्साइड बनाएगी, Fe2O3। ठीक है, कौन सी धातु क्या करती है वो भी आपको पता होना चाहिए। और मैग्नीशियम तो ऐसी है कि ये ठंडे पानी, ये जो है ठंडे पानी के साथ भी कर सकती है, एक ऐसी धातु है, ठंडे पानी और गर्म पानी और साथ भाप ही भाप में भी करती है, और भाप तीनों के साथ अभिक्रिया करती है। लेकिन ये नहीं करेंगी एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, इनको भाप चाहिए, इनको स्टीम चाहिए। अब कौन सी ऐसी धातु है जो पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करेगी, तो ये तो फिक्स ही है, सोना, चांदी और प्लेटिनम, जो नीचे वाली 3 धातु है तो किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करती, पानी के साथ भी नहीं करेगी। लेकिन कॉपर हो गया, मर्क्यूरी हो गया और लेड हो गया, ये तीनों भी कोई रिएक्शन नहीं करेगी पानी के साथ, नो रिएक्शन, कोई अभिक्रिया नहीं। करवानी भी है तो बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में करवानी होगी, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाना होगा और बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, तब जाके करेगी। लेकिन ये 3 वाली जो लास्ट की है, सोना, चांदी और प्लेटिनम, ये बिल्कुल नहीं करेगी किसी भी कंडीशन में। तो आ गई बात समझ में, आई या नहीं आई, क्या हुआ स्टार्टिंग से बताती हूँ। पानी के साथ धातुएं अभिक्रिया करती है, जी मैम करती है। क्या उत्पाद बनाती है, क्या प्रोडक्ट बनाती है मैम, हाइड्रो ऑक्साइड बनाती है और ऑक्साइड बनाती है। हाइड्रो ऑक्साइड कब बनाती है, जब ठंडे और गर्म पानी के साथ अभिक्रिया करेगी। ठीक है, कभी कभी रिएक्शन का प्रोडक्ट भी पूछ सकते हैं, है ना, अच्छा क्वेश्चन पूछे तो प्रोडक्ट पूछा जा सकता है। मानो मैंने मैग्नीशियम लिखा और ठंडा पानी लिख दिया, तो प्रोडक्ट क्या लिखोगे, ऑक्साइड लिखोगे कि हाइड्रो ऑक्साइड लिखोगे। तो इस तरह से हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगी, और भाप के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है, ऑक्साइड बनाती है। ये आपको समझ में आ गया। अब मैग्नीशियम ऐसी धातु है जो दोनों के साथ रिएक्शन कर लेती है, भाप के साथ कराओगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगी, पानी के साथ कराओगे तो हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगी, ठंडे पानी के साथ। ठीक है, अब इन तीनों की बात करें तो ये तीनों ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया कर लेती है, इनको भाप में ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये ठंडे पानी के साथ भी रिएक्शन कर लेगी, अभिक्रिया कर लेगी। ये मेटल ऐसी है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, इनको ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती, इनको क्या चाहिए, स्टीम चाहिए। स्टीम के साथ ही रिएक्शन करेगी, जिसमें मैग्नीशियम एक एक्सेप्शन है जो हम देख चुके हैं, दोनों के साथ कर लेगी। ये वाली जो धातुएं नीचे वाली धातुएं हैं, जिसमें Au, Ag और प्लेटिनम, इन तीनों को तो हर जगह आपको नाम देखने को मिलेगा। ये नोबल मेटल है, पानी के साथ नो रिएक्शन, क्या प्रोडक्ट बनेगा, नो रिएक्शन, कोई अभिक्रिया नहीं करती। बाय चांस आपसे एग्जाम में क्वेश्चन या कोई भी क्वेश्चन करे कि सोना पानी के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, नो आउटपुट, कुछ नहीं बनाएगा। ठीक है, आ गई बात समझ में। और हाइड्रोजन गैस भी निकालती है, ध्यान रखना, ये हाइड्रोजन गैस भी निकालेगी, हाइड्रोजन का भी याद रखना है। इसमें किसी को डाउट है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया देख ली हमने, पानी के साथ अभिक्रिया देख ली हमने, अब क्या बचा, अब क्या है, एसिडों के साथ रिएक्शन भी पूछी जाती है। धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्या करती हैं, धातुएं मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड एंड फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। धातुएं अम्ल के साथ क्रिया करके धातु लवण बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस निकालती हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे न्यूट्रलाइजेशन वाली उदासीनीकरण की अभिक्रिया लिख देते हैं कि अम्ल और क्षार मिलकर लवण बनाते हैं, वो अलग चीज है, वो हम एसिड बेस एंड सॉल्ट में पढ़ेंगे, अम्ल, क्षार और लवण में पढ़ेंगे। यहाँ पर धातुओं की अगर मैं अम्ल के साथ अभिक्रिया कराऊं तो धातु लवण बनेंगे और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो बाय चांस एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि धातुएं किस कंडीशन में हाइड्रोजन गैस निकालती है, तो पानी के साथ अभिक्रिया कराते हैं तब निकालती है, और
एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं अम्ल के साथ, तब भी हाइड्रोजन गैस निकालती है। ठीक है, चलो इसका एग्जाम्पल आपको मैं बता दूं। मान लो मैंने ली सोडियम, सोडियम की मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या है, एक एसिड है, अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं इसको, अम्ल बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। सोडियम की जब धातु है, ये क्या है, मेटल है, सोडियम एक धातु है। अब इस धातु की मैं अभिक्रिया HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराऊंगी तो क्या बनेगा, मैंने क्या कहा, धातु, लवण और हाइड्रोजन गैस। पहले हाइड्रोजन गैस निकाल दो, हाइड्रोजन गैस निकाल दी मैंने। अब बचा क्या इसमें, NaCl, NaCl बना, सोडियम क्लोराइड क्या है, ये लवण है, एक सॉल्ट है। कौन सा सॉल्ट है, मेटेलिक सॉल्ट, धात्विक लवण। ठीक है, सोडियम क्लोराइड बनाएगी, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्या उत्पाद बनाती है, पहली चीज तो यही क्वेश्चन बनता है आपका। तो क्या बनाती है, लवण बनाती है और हाइड्रोजन गैस निकाल देती है। ठीक है, समझ में आ गई यहां तक बात। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सभी धातुओं की अभिक्रिया करने की जो कैपेसिटी होती है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से सब अलग अलग तरह से रिएक्शन करती है। इसीलिए कुछ धातुएं ऑक्सीजन के साथ बहुत जल्दी रिएक्शन करती है, कुछ धातुएं धीरे धीरे करती है और कुछ तो करती नहीं है। इसी तरह से अम्लों के साथ भी होता है, एसिड के साथ। ये जो दो धातुएं हैं, मतलब ऊपर वाली धातुएं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, ये जो है एसिड के साथ रिएक्शन कर लेती है। कौन सा एसिड के साथ करेगी, HCl के साथ करेगी, और H2SO4, ये क्या है, एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करती है डाइल्यूटेड फॉर्म। डाइल्यूटेड का मतलब समझते हो, पानी मिलाया हुआ एसिड है ना, जिसमें हमने किसकी क्वांटिटी बढ़ा दी, विलेय की क्वांटिटी बढ़ा, विलायक की क्वांटिटी बढ़ा देते हैं। मतलब पतला एसिड समझ लो, मोटा दूध होता है और दूध में पानी डाल दो, डाइल्यूटेड दूध हो गया, है ना, पानी की मात्रा बढ़ा दो तो उसको डाइल्यूटेड बोलते हैं। तो ये जो धातुएं हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये है ना डाइल्यूटेड, डाइल्यूटेड एसिड के साथ अभिक्रिया कर लेती हैं। यानी कि एसिड अब कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, इनके साथ सांद्रित अवस्था, सांद्रित नहीं बोल सकते, सांद्रित तो कॉन्सेंट्रेट को बोल देंगे, तनु, है ना, तनु अम्लों के साथ भी अभिक्रिया कर लेती है। तनु अम्लों के साथ ये अभिक्रिया कर लेगी, नॉर्मल एसिड के साथ ये रिएक्शन कर लेगी और क्या बनाएगी, क्या बनाएगी, सॉल्ट बना लेगी, सॉल्ट बनाएगी, लवण बनाएगी और हाइड्रोजन गैस निकाल देगी, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ठीक है, यहां तक की कहानी समझ में आ गई। अब इसके नीचे वाली जो धातुएं है ना, आयरन की नीचे वाली जितनी भी धातुएं हैं, जैसे कि लेड हो गया, कॉपर हो गया और मर्क्यूरी हो गया, ये डाइल्यूटेट के साथ अभिक्रिया कभी नहीं करती। इनको कॉन्सेंट्रेटेड चाहिए, गाढ़ा एसिड चाहिए, ठीक है, जिसमें पानी कम होना चाहिए। तो ये कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ अभिक्रिया करती है, PbCuHg, ये किसके साथ रिएक्शन करेगी, कॉन्सेंट्रेटेड यानी कि सांद्रित अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी। करेगी, HCl भी होगा, H2SO4 भी होगा, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होगा, सांद्रित अवस्था में होगा, तब अभिक्रिया करेगी। और ये नहीं करती है। ध्यान रखो कौन कौन सी, Au, Ag, प्लेटिनम, इनकी एसिड के साथ कोई सा भी ले लो, कॉन्सेंट्रेट वाला ले लो, डाइल्यूटेड वाला ले लो, कोई सा भी एसिड ले लो, ये नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं करती हैं। इसीलिए तो सोने के जो आभूषण है वो खराब नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते, कई सालों तक सोना आपको धरती में गड़ा हुआ मिलेगा, मुझे खजाना मिल गया। खराब क्यों नहीं होता है, ना तो पानी से अभिक्रिया करता है, ना ऑक्सीजन से करता है, ना ही एसिड से करता है।
ठीक है, इसीलिए इनको नोबल मेटल भी कहते हैं। ये समझ में आया। एसिडों के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस निकालती है और सॉल्ट बनाती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी को डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैंने ये दो एसिड ही लिखे हैं, एक नाइट्रिक एसिड नहीं लिखा, उसकी कंडीशन अलग हो जाती, वहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। इसको बोलते हैं क्या, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है। ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। इन दोनों के साथ रिएक्शन में आपको बता चुकी हूँ कि ये जो मेटल है यहाँ तक की आयरन तक की डाइल्यूट यानी कि तनु वाले एसिड के साथ अभिक्रिया कर लेगी। इसके नीचे वाली मरकरी तक की जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड सांद्रित एसिड के साथ अभिक्रिया करेगी और नीचे वाली करेगी नहीं। लेकिन एक और बात हो जाती है, क्या, ये जो HNO3 है नाइट्रिक एसिड इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं इसको, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड। ये गड़बड़ कर देता। नाइट्रिक एसिड क्या गड़बड़ करता है, देखो मैंने आपको बताया कि मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करेगी तो सॉल्ट बनाएगी, मेटेलिक सॉल्ट बनाएगी और हाइड्रोजन गैस निकालती है मैम, ये आपको याद हो गया। धातु, ये एक्सेप्शन वाली चीज़ें ज़रूर पढ़ना, यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं। अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस निकालती हैं, ये आपको याद हो गया। लेकिन यहाँ पर एसिड कौन कौन से होना चाहिए, एसिड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, इन दोनों की बात कर रही हूँ। अगर नाइट्रिक एसिड होता है तब हाइड्रोजन गैस नहीं निकालती, रिएक्शन तो करती है लेकिन हाइड्रोजन की जगह पर पानी निकालती है। कैसे, है ना, इधर देखते हैं क्या करेगी। मेटल, जैसे कि मैं एग्जांपल ले लूं, कॉपर का ही एग्जांपल ले लेते हैं। कॉपर की मैं HNO3 के साथ अभिक्रिया कराऊंगी तो प्रोडक्ट में मुझे सॉल्ट मिलेगा। सॉल्ट तो मिलेगा मिलेगा लेकिन हाइड्रोजन गैस नहीं निकालेगा। ये क्या निकालता है, पानी निकालता है, CuNO3 होल ट्वाइस। ठीक है, नाइट्रेट बनाते हैं, नाइट्रेट, इसको नाइट्रेट, ये NO3 को हम नाइट्रेट बोलते हैं ना, नाइट्रेट, नाइट्रेट बनाती है ये, कॉपर नाइट्रेट बन गया ये सॉल्ट है, ये एक तरह का क्या है, सॉल्ट है, लवण बना दिया। अब मैडम हाइड्रोजन गैस निकाल दो, नहीं, नाइट्रिक एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस नहीं निकालती है, पानी निकाल देती है, वाटर बनाती है, पानी बनाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके पानी बनाएगी और क्या बनाएगी, नाइट्रोजन के ऑक्साइड बना लेती, या तो NO बना लेगी या N2O बना लेगी या NO2 बना लेगी। ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड बना लेती है। तो कौन से एसिड, नाइट्रिक एसिड के साथ जो रिएक्शन है वो धातुओं की थोड़ी चेंज हो जाती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, HNO, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, दोनों के साथ तो हाइड्रोजन गैस निकालती है, लेकिन कौन से एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस नहीं निकालती है, नाइट्रिक अम्ल के साथ हाइड्रोजन गैस नहीं निकालती है। लवण तो बनाएगी लेकिन हाइड्रोजन गैस भी बनती है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है, मतलब बीच में हाइड्रोजन थोड़ी देर के लिए बनती है लेकिन वो हाइड्रोजन इस नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कर लेती है और पानी बना देती, तुरंत पानी में कन्वर्ट हो जाती है। इसीलिए लास्ट प्रोडक्ट जो अंतिम उत्पाद होता है वो पानी बनता है और नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं। तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, क्वेश्चन आपका यहाँ से ये बन सकता है कि धातुएं कौन से एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस नहीं निकालेगी, ये हो सकता है, या नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया करने पर क्या उत्पाद बनाएगी, क्या प्रोडक्ट क्रिएट करती है, तो पानी और नाइट्रोजन के ऑक्साइड और साल्ट बनाती है। ठीक है, कोई सी भी धातु आप उठाकर ले सकते हो। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन क्या है,
क्योंकि एक प्रबल ऑक्सीकारक है, एक ऑक्सीडाइजर है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीकारक की तरह काम करता है ये क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, प्रबल ऑक्सीकारक है, प्रबल ऑक्सीकारक होता है, इसलिए ऐसी कंडीशन होती है, इसीलिए थोड़ा सा अलग चलता है। क्यों चलता है ये रीजन पूछा जा सकता है कि क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जो नाइट्रिक अम्ल है ना वो प्रबल ऑक्सीकारक होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीकारक मतलब क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सभी को याद है ना, जिनका रिडक्शन हो जाता है, जिनमें से ऑक्सीजन निकल जाती है, तो वो जो हाइड्रोजन बनेगी ना वो तुरंत इसकी ऑक्सीजन ले लेगी और पानी बना लेगी। आ गई बात समझ में? किसी को डाउट है इसमें? एसिड के साथ रिएक्शन में क्या क्या होता है? चलो, अब धातुओं की अगर मैं क्षार के साथ अभिक्रिया कराऊं, बेस के साथ रिएक्शन कराऊं तो क्या होता है? क्या होगा? बेस के साथ रिएक्शन कराओगे तो वही सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। जैसा एसिड में होता है, अम्ल में होता है, वैसा का वैसा ही क्षार में होता है। मतलब इतना ही आपको याद रखना है। बाय चांस पूछ ले कि क्षारों के साथ अभिक्रिया करके क्या उत्पाद बनाती है, तो हाइड्रोजन गैस निकाल देती है और धातु लवण बना लेती है। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम लिखते हैं यहाँ पर बेस वाला। मान लो एल्यूमिनियम है और एल्यूमिनियम की मैंने बेस यानी कि आधार सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, एक क्षार है, आधार क्या, एक क्षार है। इस क्षार के साथ अभिक्रिया करेगी तो क्या बनाएगी? हाइड्रोजन गैस निकाल देगी, तुरंत हाइड्रोजन गैस निकाल दो और क्या बना दो? लवण बना दो। अब क्या लवण? लवण आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन गैस निकल जाती है, बस इतना याद रखना है। इतनी सारी रिएक्शन आपको याद नहीं रखना है। क्या बनेगा? NaAlO2, ठीक है, ये लवण बनाएगी। कोई लवण आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सॉल्ट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि उत्पाद में क्या बन रहा है, सिर्फ याद रखना है कि लवण और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये कोई रिएक्शन याद रखने की जरूरत नहीं है, तो मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए कि ऐसा प्रोडक्ट बनेगा इसलिए लिख देती हूँ मैं, ताकि आपको समझ में आ जाए। आपको सिर्फ याद रखना है कि बनता क्या है, ठीक है। चलो, अब नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं, धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है? पता ही होगा। ये धातु है, ये हम पढ़ चुके हैं, आयनिक बंध बनाती है ना, और ये अधातु हैं, ये नॉन मेटल हैं, ये मेटल हैं, ये नॉन मेटल हैं, दोनों रिएक्शन करेगी तो NaCl बनेगा, सॉल्ट बनेगा, आयनिक यौगिक बनेगा, आयनिक कंपाउंड बनाती है, आयनिक कंपाउंड। इसका एक्सेप्शन भी मैंने आपको बताया था, एल्यूमिनियम है ना। एल्यूमिनियम का जो कंपाउंड होता है वो कोवेलेंट होता है, सहसंयोजक होता है, आयनिक यौगिक बनाती है। धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया कराओ तो आयनिक यौगिक बनते हैं, आयनिक कंपाउंड बनते हैं। किसी को दिक्कत इसमें? चलो, नेक्स्ट जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वैसे हम ऑलरेडी देख चुके हैं। टाइप्स ऑफ रिएक्शन हमने पढ़ा था, अभिक्रियाओं के प्रकार हमने पढ़े थे, उसमें हमने विस्थापन प्रतिक्रिया देख ली। इसका मतलब क्या कि जो धातुएं हैं अपने से ज्यादा रिएक्टिव मेटल के साथ अभिक्रिया अगर करती हैं तो डिस्प्लेस हो जाती, विस्थापित हो जाती है, ठीक है। वो जो मेटल है इसको हटा देगी और उसके साथ जुड़ जाएगी और इसको रिमूव कर देती है, हटा देती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया इसको बोलते हैं हम, ठीक है। जैसे कि देखो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट जो है ये आयरन के साथ अभिक्रिया करेगी तो आयरन सल्फेट बना लेगी और कॉपर हट जाएगी। क्यों? क्योंकि कॉपर क्या है, आयरन क्या है, कॉपर से ज्यादा प्रतिक्रियाशील धातु है, ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। रिएक्टिविटी सीरीज आपको एक बार और मैं रिवाइज करवा देती हूँ, ये रही, और इसकी ट्रिक भी लिखी है साथ में। प्लीज सेंड बेरी, कैरेट, मैंगो ऑल जिप्ड इन द लार्ज हैंडबैग, चार्ली मैसेज्ड पॉल, ठीक है। आपको इससे अच्छी वाली याद है तो उससे भी आप याद कर सकते हो। क्या है ये कि प्लीज मुझे भेज दो बेरीज यानी कि बोर जो होते हैं, बेरी भेज दो,
गाजर भेज दो, आम आम भेज दो, सारे जिप्ड कर दो, मतलब चेन लगा के भेज दो इन अ लार्ज बैग, एक बड़े बैग में चेन लगा के सारे मुझे सेंड कर दो। किसने? एक हैंड बैग में। किसने कहा? चार्ली ने मैसेज किया पॉल को। इस तरह की ट्रिक है, इससे आपको सारी याद रखना है। क्यों? क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बहुत मदद करती है, इससे आपको पता चल जाएगा। अभी मैंने आपको लिखा, क्या लिखा? कि कॉपर सल्फेट, अब मैं इसके आयरन के साथ रिएक्शन करूं तो क्या उत्पाद बनना चाहिए, क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए? पहले तो इन दोनों को चेक करना पड़ेगा रिएक्टिविटी सीरीज में कि कहां पर है, कॉपर कहाँ है और आयरन कहाँ है। कॉपर ये रहा, आयरन ये रहा। तो ऊपर से नीचे आने पर जो है धातुओं की क्रियाशीलता कम होती जाती है। क्या होती जाती है? ऊपर से नीचे आने पर धातुओं की क्रियाशीलता कम होती है, इनकी जो रिएक्टिविटी है डिक्रीज होती जाती है अप टू बॉटम। सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु ऊपर मिलेगी, सोडियम पोटेशियम। सबसे कम क्रियाशील धातु सोना चांदी सबसे नीचे मिलेगी। तो क्रियाशीलता ऊपर से नीचे आने पर जो रिएक्टिविटी है कम होती जाती है। अब टेबल में अगर हम देखेंगे तो कॉपर नीचे आता है, आयरन ऊपर आता है। तो आयरन क्या है? ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा क्रियाशील है, ज्यादा क्रियाशील है, ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, मोर रिएक्टिव मेटल, मोर रिएक्टिव है। मोर रिएक्टिव है तो इसका मतलब क्या? इसको हटा देगी और इसकी जगह पे ये बैठ जाएगी, तो क्या बन जाएगा? आयरन सल्फेट बन जाएगा और कॉपर हट जाएगी। इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। विस्थापित कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, तुम हटो मैं बैठ जाती हूँ। ठीक है, तो ये धातुओं में रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद करनी है, उसी से ही आप याद कर सकते हो। ये भी धातुओं का एक रासायनिक गुण है, केमिकल प्रॉपर्टी है। आई बात समझ में सभी को? किसी को डाउट? ठीक है, चलिए इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है ना, मैं एक बार और रिकॉल करवा देती हूँ ताकि दिमाग में बैठ जाएगी आप लोगों के। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाती हैं, जिनकी प्रकृति होती है क्या? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। क्या होते हैं? क्षारीय प्रकृति के ऑक्साइड इनके होते हैं। अपवाद आपको याद रखना है। और हाँ, ये जो धातुएं बहुत ज्यादा क्रियाशील है, इसलिए इनको केरोसिन में रखा जाता है, तुरंत ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेगी। सोना चांदी प्लेटिनम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। ठीक है, एक्सेप्शन याद रखो, सारी धातुएं क्या बेसिक ऑक्साइड बनाती है, क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, लेकिन एल्यूमिनियम जिंक और लेड तीनों क्षारीय नहीं बनाती है, दो अम्लीय बनाएगी। और एल्यूमिनियम उभयधर्मी एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाती है, ये ध्यान रखना। पानी के साथ अभिक्रिया कराओगे तो हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी और सॉल्ट बनाती है, सॉरी हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी और हाइड्रो ऑक्साइड और ऑक्साइड बनाती है। ठंडे पानी के साथ और गर्म पानी के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रो ऑक्साइड बनते हैं, और भाप के साथ, स्टीम के साथ रिएक्शन करने पर ऑक्साइड बनते हैं। और दोनों कंडीशन में हाइड्रोजन गैस निकल जाती है, मैग्नीशियम दोनों परफॉर्म करती है। ठीक है, ये जो है ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया कर लेगी, इनको भाप चाहिए, ये स्टीम के साथ ही रिएक्शन करती है। और ये जो है नीचे वाली किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करती, मतलब नो रिएक्शन। ठीक है, आगे एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो भी हाइड्रोजन गैस निकल जाती है और धात्विक लवण सॉल्ट बनते हैं। प्रोडक्ट याद होना चाहिए कि क्या बन रहा है, लवण बन रहे हैं और हाइड्रोजन गैस निकल रही है। ठीक है, ये याद रखना। और कौन सा एसिड के साथ ये करेगी? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। अगर आप नाइट्रिक एसिड ले लोगे तो पानी बनता है, हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड बहुत ज्यादा प्रबल ऑक्सीकारक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है स्ट्रॉन्ग वाला, इसलिए ये हाइड्रोजन बनी तो है लेकिन उसको पानी में चेंज कर देता है और नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट आपको पता होना चाहिए, ये वाले। इसके साथ तो नॉर्मल रिएक्शन होगी, इसके साथ जो रिएक्शन होगी उसमें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं। क्षारों के साथ अभिक्रिया करने पर भी हाइड्रोजन गैस निकालती है और सॉल्ट बनाती है, जैसे कि यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया। इसके अलावा नॉन मेटल के साथ अभिक्रिया करेगी तो आयनिक यौगिक बनाएगी, NaCl आयनिक कंपाउंड बनाएगी। ठीक है, और
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखाती है, विस्थापन अभिक्रिया दिखाती है, जिसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होना जरूरी है। ट्रिक है रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने की। प्लीज सेंड बेरी, कैरेट, मैंगो ऑल जिप्ड इन लार्ज बैग, हैंड बैग, चार्ली मैसेज पॉल। इसे आप सारी धातुओं की सीरीज याद कर सकते हो अगर भूल भी जाओ तो। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत है? अगर किसी को डाउट है तो क्लास में ही पूछ ले, जब क्वेश्चन मिलेंगे आपको तो समझ में आ जाएगा। और मोस्ट रिएक्टिव मेटल देखो कौन सी है, सबसे ऊपर कौन सी होती है? पोटेशियम है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सी है? आप सोडियम बोल रहे थे ना, सोडियम तो दूसरे नंबर पर आती है, पोटेशियम सबसे ऊपर आती है। तो ये भी लिख लो, यहां से क्वेश्चन ये भी बन सकता है। पोटेशियम मोस्ट रिएक्टिव मेटल। इस रिएक्टिविटी सीरीज की बात कर रही हूं। पीरियोडिक टेबल में तो कौन है ऊपर से नीचे आने पर रिएक्टिविटी कम होती जाती है? पोटेशियम है। ली ना की रूबी से फ्रेंडशिप, उससे याद करना है। ठीक है, आ गई बात समझ में? चलो, अब एक और चीज है जहां से क्वेश्चन बनते हैं, पटाखे, बम, पटाखे फोड़ना, है ना। नवरात्रि आ रही है, पटाखे फोड़ो, दिवाली आ रही है, पटाखे फोड़ो। पटाखे सभी फोड़ते हैं, सभी को फोड़ना पसंद है। पटाखों में बहुत सारे कलर देखने को मिलते हैं, लाल, पीले, हरे, नीले। तो कभी कभी क्वेश्चन स्ट्रॉन्शियम का पूछा गया है वैसे, पर मैं आपको सारे बता ही देती हूँ यहाँ पर कि किस किस पटाखों में कलर किसके कारण होता है। पटाखों में कलर किसके कारण होता है? क्या रीजन है कि पटाखों में हमें जब जलाते हैं, ठीक है, वैसे तो उसमें चारकोल भरा होगा, कार्बन भरा होता है, बहुत सारे ऑक्सीकारक, अपचायक सब मिले होते हैं। पटाखे ऐसे नहीं बनते, उसका जो मटेरियल है उसमें कलर आने के लिए स्पेशल कुछ मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? ये जो मेटल हम पढ़ रहे हैं ना, धातुएं पढ़ रहे हैं ना, इनके लवण, इनके सॉल्ट मिलाए जाते हैं उसमें, जिसके कारण कलर आता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। पटाखों में कलर किसके कारण होता है? मेटल के लवण, सॉल्ट ऑफ मेटल, ड्यू टू सॉल्ट ऑफ मेटल के कारण आते हैं। अब आपको सारे लवण याद नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कौन सी धातु का लवण कौन सा कलर देता है, ये पूछा जाता है। ठीक है, तो पटाखों में लाल कलर किसके कारण आता है? अब जब हम जलाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं और हमें लाल कलर दिखाई देता है, आसमान में देखते हैं तो रेड कलर किसके कारण आता है? स्ट्रॉन्शियम के कारण। किसके कारण? लिख देती हूँ यहाँ पे, याद रहेगा तुमको। रेड कलर किसके कारण आता है? स्ट्रॉन्शियम के जितने भी सॉल्ट होंगे, स्ट्रॉन्शियम नाइट्रेट, स्ट्रॉन्शियम कार्बोनेट, स्ट्रॉन्शियम सल्फेट, ये क्या है? लवण है। तो स्ट्रॉन्शियम के कारण, स्ट्रॉन्शियम। लाल कलर पटाखों में जलाने के बाद स्ट्रॉन्शियम, स्ट्रॉन्शियम के कारण रेड कलर आता है, लाल कलर आता है। ठीक है, स्ट्रॉन्शियम धातु के लवणों के कारण। ऑरेंज कलर, नारंगी कलर कैल्शियम के कारण आता है। कैल्शियम के सॉल्ट मिला देते हैं, सभी के सॉल्ट मिलाएंगे, रंग बिरंगे पटाखे, अलग अलग कलर, एक ही पटाखे में अलग अलग कलर भी दिखते हैं, तो सारे सॉल्ट मिक्स कर देते हो। ठीक है, जैसे ही आग लगती है, जैसे ही ये बर्न होते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, ये जलते हैं और क्या करते हैं? कलर इम्पार्ट करते हैं, कलर निकालते हैं। क्योंकि मेटलों का गुण होता है, धातुओं का क्या गुण होता है कि ये कलर भी निकालती हैं, सारी धातुएं अलग अलग कलर भी निकालती हैं। ठीक है, तो इसी के कारण इनके लवण भी क्या करेंगे, इनके सॉल्ट भी क्या करेंगे? कलर। ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर के कौन देता है? कैल्शियम के सॉल्ट, कैल्शियम। नारंगी कलर कैल्शियम देता जलने पर, ठीक है, इसके लवण। पीला कलर सोडियम के कारण आता है ना। हाँ, सड़कों पे
जो पोस्टर होते हैं ना वो नियोन आर्गन गैसें हैं ना, वो मैं आपको पढ़ाऊंगी, उसकी टेंशन ना लो, वो मैं आपको पढ़ाऊंगी मनोज। जो लाइट्स होती है ना, लाइट जलती है और उसमें कलर होते हैं। अभी सोडियम की बात हो रही है, सोडियम कौन सा कलर देता है? सोडियम पीला कलर देता है, सोडियम येलो कलर देता है, सोडियम के कारण पीला कलर आता है। अब लाइट की बात कर लो, स्ट्रीट लाइट अभी तो नहीं, अभी तो एलईडीज लगी होती है, सफेद कलर की लाइट दिखती है। पहले के टाइम पे अभी भी कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगी, स्ट्रीट लैंप पीले कलर की लाइट देते हैं ना, पीले कलर की लाइट देते हैं, किसके कारण? सोडियम के कारण। के कारण, सोडियम जो है उसके कारण लैंप जो होते हैं, स्ट्रीट लैंप पीले कलर के जलते हैं। ठीक है, और कौन सी लाइट में कौन सा कलर आता है, ये मैं आपको जब निष्क्रिय गैसें पढ़ाऊंगी ना, निष्क्रिय गैसें हम पढ़ेंगे, उनके उपयोग पढ़ेंगे ना, उसमें आपको सब बताऊंगी मैं, उसकी टेंशन ना लो। अभी पटाखों की बात करते हैं, स्ट्रीट लाइट पे भी जाएंगे, और एडवर्टाइजमेंट के लिए जो बोर्ड लगाए जाते हैं उसमें भी अलग अलग कलर दिखते हैं, है ना। कौन सी गैस भरी होती है, वो निष्क्रिय गैसों का यूज करते हैं, उनके कारण होते हैं, नियोन आर्गन के कारण। चलो सोडियम की बात कर लेते हैं, और हरा कलर बेरियम के कारण होता है, बेरिलियम। ग्रीन कलर बेरियम, बेरिलियम नहीं बेरियम, बेरियम के कारण हरा कलर दिखाई देता है, ग्रीन कलर हरा। उन लैंपों में गैस भर दी जाती ना, उससे उनके कलर दिखते हैं, निष्क्रिय गैसें भरी होती। नीला कलर कॉपर, कॉपर जो है, कॉपर कौन सा कलर देता है? कॉपर के जो लवण हैं, कॉपर के लवण कौन सा कलर देते हैं? ब्लू, नीला। पर्पल कलर जो है कॉम्बिनेशन है, पर्पल कलर जो है बैंगनी कलर जिसको बोलते हैं, बैंगनी कलर कॉपर और स्ट्रोंशियम दोनों को मिला के जो सॉल्ट बनाया जाते हैं ना, दोनों के कॉम्बिनेशन, दोनों के सॉल्ट मिक्स कर दो, उनको जब जलाएंगे तो पर्पल कलर निकलेगा, बैंगनी कलर। पर्पल बैंगनी कलर, बैंगनी कलर किसका कॉम्बिनेशन है? कॉपर और स्ट्रोंशियम, कॉपर और स्ट्रोंशियम का, स्ट्रोंशियम। ठीक है, आ गई बात समझ में। सिल्वर कलर मतलब थोड़ा सा कम सफेद वाला कलर जो है, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम के कारण होता है, और व्हाइट कलर जो दिखाई देता है सफेद कलर, वो मैग्नीशियम एल्यूमिनियम और टाइटेनियम के कारण दिखाई देता है, ये सफेद कलर। मैग्नीशियम, क्योंकि मैग्नीशियम को जलाते हैं तो व्हाइट कलर की लो देती है ना, वो मैग्नीशियम का रिबन जलने पर सफेद कलर की लो निकालता है, ऐसा पढ़ा होगा आपने। एल्यूमिनियम, ठीक है, तो एल्यूमिनियम मैग्नीशियम सफेद कलर देती हैं, सिल्वर भी यही देंगी। हरा कलर, हरा कलर किसके कारण? बेरियम के कारण। लाल कलर स्ट्रोंशियम के कारण। नारंगी कलर ऑरेंज कलर कैल्शियम के कारण। पीला सोडियम, सोडियम का पूछा गया है और स्ट्रोंशियम का पूछा गया है एग्जाम में मुंह में। ठीक है, नीला कलर कॉपर के कारण होता है, और कॉपर और स्ट्रोंशियम को मिला दोगे तो बैंगनी पर्पल कलर आ जाता है। ठीक है, तो ये पटाखों में कलर से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो ये थे हमारे आज का जो है मेटल की प्रॉपर्टी, भौतिक गुण और रासायनिक गुण हमने पढ़े। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं, अगर अब हम इनको नहीं पढ़ेंगे, ये सिलेबस में दे दिए तो है नहीं, अगर हम इनको नहीं पढ़ेंगे तो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे छूट जाएंगे। इसलिए जो बच्चे देख रहे हैं कि मैडम सिलेबस ही पढ़ाओ, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, स्ट्रोंशियम, तो ऐसा नहीं है कि यही यही पढ़ना है, सिलेबस ही पढ़ाओ मैडम, तो इस चक्कर में रहोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे और एग्जाम में नंबर अच्छे नहीं आएंगे। तो सिलेबस को लेकर टेंशन ना लो, पढ़ाया जा रहा है, आपको सोच समझ के पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, स्ट्रोंशियम का प्रतीक लिख लो, SR। ठीक है,
बाकी का तो पता होगा। चलो, तो ये सारी चीजें पढ़ना है, इनको कॉपी में नोट कर लो, इनको रिवाइज करना पड़ता है, भूल जाते हैं कि किस में क्या बन रहा है। पानी किस में बन रहा है, हाइड्रोजन किस में बन रहा है, किसमें हाइड्रोजन नहीं निकल रही है, छोटी छोटी, ये छोटी छोटी चीजें ही। देखो आपको जो पढ़ा रही हूँ ना मैं, बहुत सारे बच्चे कंप्लेंट करते हैं क्लास को लेकर, क्योंकि आप लोगों को आदत है क्या, रटा रटाया पढ़ने की आदत है। जो चीजें हम हमेशा से पढ़ते हुए आए, मैम वही पढ़ाओ, वही कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछे जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये चीजें भी पूछी जाती है, इनडायरेक्टली पूछी जाती है, आप रट लेते हो, पढ़ते हो नहीं। तो मैं मेरे हिसाब से पढ़ाऊंगी, क्योंकि मुझे आपको आपकी चिंता हो ना हो, आपकी चिंता मुझे ज़्यादा है कि मेरे जो स्टूडेंट हैं उनका सिलेक्शन होना चाहिए। तो मैं सब कुछ पढ़ाऊंगी, बिल्कुल सब कुछ पढ़ाऊंगी जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो मिलते हैं शाम की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।